हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एकदम बेहतरीन होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो 11th प्लस जेई मैथमेटिक्स में आज हम लोग फंक्शंस का लेक्चर नंबर 9 करने वाले हैं, जो कि बेस्ड है लॉगरिथमिक फंक्शंस पे। ठीक है, सो लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, क्या इसकी ग्राफ डोमेन और रेंज होगी, क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लॉग की प्रॉपर्टीज़, कैसे हम लोग लॉगरिथमिक इनइक्वलिटीज़ को स्टडी करते हैं, उनके बेसिस पे क्वेश्चंस, देन प्रीवियस जेई क्वेश्चंस, है ना। ये तमाम बातें हम लोग आज इस लेक्चर के अंदर करेंगे। ठीक है, तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम जरा लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ते हैं ना। सो देखिए, लॉगरिथमिक फंक्शन बड़ा आसान है अगर आप इस चीज़ को जरा समझ लें। ठीक है, आपको लॉगरिथमिक फंक्शन से इंट्रोड्यूस कराने से पहले 2-3 बातें आपको मैं बताता हूँ ना। 2-3 बातें, ज़्यादा नहीं, 2-3 बातें। ठीक है, अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा। हमको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर कभी भी लेट्स से 2 की पावर 3 क्या हुआ भैया, 8 हुआ। ठीक है, 2 की पावर 3 इज 8। देन इसी बात को हम लोग लॉग की टर्म्स में कैसे कह सकते हैं, देन इसी बात को हम लोग लॉग की टर्म्स में कह सकते हैं कि भैया लॉग बेस 2 टू 8 इक्वल टू 3। यानी कि इतनी बात पढ़ के तो सबको ये तो समझ में आ गया होगा कि यार लॉग बेसिकली करता क्या है, इस धरती पे लॉग क्यों आया। लॉग एक्सपोनेंट देता है। क्या देता है? पावर देता है। अगर आप इसको देखें और इसको देखें, वीडियो को पॉज कर लें, तो देखिए लॉग क्या कह रहा है। लॉग 2, 3 और 8 के बीच में एक रिलेशन स्टैब्लिश कर रहा है। लॉग कह रहा है कि भाई अगर 2 की पावर 3 लोगे तो आपको 8 मिलेगा। तो लॉग बेसिकली क्या कह रहा है कि बेस 2 के लिए 8 लाने के लिए आपको पावर 3 लेनी पड़ेगी। राइट है क्या? सो लॉग कह रहा है कि लॉग बेस 2 टू 8 इज इक्वल टू 3। तो लॉग हमें क्या देता है? एक्सपोनेंट देता है, पावर देता है। ठीक है ना। तो आपको ये दोनों बातें इंटरचेंजेबली लिखनी आनी चाहिए। इंटरचेंजेबली लिखने का मतलब क्या है? इससे आपको ये लिखना आना चाहिए, इससे आपको ये लिखना आना चाहिए। 2 की पावर 3 बराबर अगर 8 है तो इसका मतलब लॉग बेस 2 टू 8 इक्वल टू 3। और अगर लॉग बेस 2 टू 8 इक्वल टू 3 देन वी कैन से 2 की पावर 3 बराबर 8 है। ये दोनों बातें आपको इंटरचेंजेबली लिखनी आनी चाहिए सभी बच्चों को। ठीक है, तो यहाँ से इंस्पायर होके हमने कहा कि यार इसका मतलब तो ये है कि अगर कभी जिंदगी में a पावर y बराबर x हुआ, देन हम लोग कह सकते हैं कि यार लॉग बेस a टू x बराबर y। मुबारक हो, लॉग फंक्शन का जन्म हो गया है। दिस इज द लॉग फंक्शन, है ना। y इक्वल टू लॉग बेस a x। ठीक है ना। तो अब आप खुद सोचिए, एक्सपोनेंशियल है ना। अच्छा देखिए, ये फॉर्म कौन सी है? एक्सपोनेंट फॉर्म है। ठीक है, एक्सपोनेंट या एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ये लॉग फॉर्म है। ठीक है, अच्छा अब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान समझिएगा। यानी कि हमको लॉग फंक्शन का जन्म तो हमको मिल गया है ना, और लॉग फंक्शन कहीं ना कहीं एक्सपोनेंशियल फंक्शन से रिलेटेड है। तो इसकी कुछ बातें हम लोग बेसिकली वहां पे उतारेंगे, है ना। इसकी कुछ बातें नोट करके हम लोग वहां पे लिखेंगे। पहली बात क्या लिखेंगे? पहली बात तो ये कि जो हमारा बेस है a, वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। तो ये बेस यहाँ पे आने के बाद भी सेम ही बात होगी कि यार a जो है, यानी कि जो बेस है, वो हमेशा ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए, और है ना, पॉजिटिव होना चाहिए, और a कैन नॉट बी इक्वल टू 1, है ना। a 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। यानी कि एक लॉग फंक्शन को डिफाइन होने के लिए a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और a कैन नॉट बी इक्वल टू 1। इसके अलावा आप खुद सोचो, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिंदगी में कभी भी नेगेटिव आंसर्स नहीं देते। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा कैसे वैल्यूज दिया करते थे? हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज दिया करते थे। तो इसका मतलब यहाँ पे इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन a पावर y की वैल्यू जो x है, यानी कि x विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। ये ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो रेंज होती है वो इट इज ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, सो इसका मतलब हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि भैया x जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यानी कि एक लॉग फंक्शन को डिफाइन होने के लिए ये दो बातें तो स्टेब्लिश करनी पड़ेंगी, है ना। आओ जाओ जरा स्टेब्लिश कर लेते हैं। y इक्वल्स टू लॉग बेस a x, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे भैया कि वेयर राइट वी कैन से a will be greater than 0, a is not equal to 1 and x is greater than 0। चेक कर लो। अच्छा, x क्या है? बेसिकली इस लॉग फंक्शन की डोमेन है। तो यानी कि आपने x ग्रेटर देन 0 लिख के सीधा बोल दिया
कि लॉग फंक्शन की जो डोमेन होती है वो ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स होगी, या तो 0 to इन्फिनिटी लिख दो या आर पॉजिटिव लिख दो, ठीक है। यानी कि डोमेन क्या हो गई भैया हमारी 0 to इन्फिनिटी हो गई। अब हमको रेंज का आइडिया चाहिए और ग्राफ का आइडिया चाहिए। आइए रेंज और ग्राफ दोनों का आपको आइडिया देते हैं। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अब पहले इतनी जानकारी नोट कर लो आप, प्लीज 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 पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, ठीक है। इतनी जानकारी अगर आपने नोट कर ली है तो अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। क्या बात बताना चाहता हूं? अगर आपके पास a पावर y बराबर x था, राइट, और यहां से आप क्या लेके आओ, log बेस ax इज इक्वल टू y लेके आ रहे हैं, राइट, ठीक है। क्लियर है क्या भैया? जल्दी से बता दीजिए प्लीज, ठीक है। सो स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये दोनों फंक्शन बेसिकली a x एंड y में सेम रिलेशन स्टेब्लिश कर रहे हैं ना, सेम रिलेशन। आप देखिए, चाहे वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, राइट, और चाहे लॉग फंक्शन हो, ये सेम ही रिलेशन स्टेब्लिश कर रहे हैं। जैसे हमने देखा था कि 2 की पावर 3 8 एंड लॉग बेस 2 to 8 इक्वल टू 3, ये सेम ही रिलेशन स्टेब्लिश कर रहे हैं, ये सेम ही रिलेशन स्टेब्लिश कर रहे हैं। यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉग फंक्शन y और x के बीच में सेम ही रिलेशन स्टेब्लिश करते हैं। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के केस में, ठीक है, हम लोग इनपुट दे रहे हैं y का और हमको मिल क्या रहा है, x मिल रहा है। यानी कि इनपुट y, आउटपुट x। जबकि लॉग के केस में हम लोग x का इनपुट दे रहे हैं और y का हमको आउटपुट मिल रहा है, राइट। तो यहां से हमको समझ में आता है कि यार ये एक दूसरे के इनवर्स हैं। हालांकि अभी अपकमिंग लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि इनवर्स ऑफ अ फंक्शन क्या होता है, बट स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, ये इनवर्स है। कहने का मतलब अगर हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन के तौर पे देख रहे हैं, अगर बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग, दिस फंक्शन इज व्हाट, x इज द फंक्शन ऑफ y, राइट, देन f इनवर्स x इज द फंक्शन ऑफ y, है ना। सो y इक्वल टू बेसिकली व्हाट, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे y रखने पे आपको x की वैल्यू मिल रही है, तो यानी कि y इक्वल्स टू f इनवर्स x। सो बेसिकली अब x रखने पे आपको y मिल रहा है, तो यानी कि log क्या हुआ, अगर आपका जो f है, राइट, अगर आपका जो f है वो एक्सपोनेंशियल है तो इसका मतलब f इनवर्स क्या होगा, log। यानी कि ये एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन होते हैं। ये हम आपको आगे चल के भी बताएंगे, है ना, कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉग आर द इनवर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। सो इसको आप यहां पे लिख लीजिए कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉग फंक्शन आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है ना। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन में भी बताएंगे ये बात हालांकि, ठीक है। तो यहां से एक बात समझ में आती है कि बेसिकली जब दो फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स हो जाते हैं तो दो बातें होती हैं। पहली बात तो क्या कि देयर ग्राफ्स आर, उनके जो ग्राफ हैं, आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर अबाउट y इक्वल टू x लाइन, अबाउट y इक्वल टू x लाइन। और दूसरी बड़ी बात क्या होती है बच्चों, जब दो फंक्शन इनवर्स हो जाते हैं, इनके डोमेन और रेंज आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। डोमेन और रेंज आपस में क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन के केस में, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के केस में, ठीक है, आप अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो आपका इनपुट क्या था, y, और इनको इनपुट किसको कहते हैं, डोमेन को। सो डोमेन कितना था आपका, अगर आपको बहुत ध्यान से देखेंगे, डोमेन इज ऑल रियल नंबर, ठीक है भैया। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के केस में डोमेन इज ऑल रियल नंबर, और आउटपुट क्या था, x मिल रहा है ना। तो x क्या हुआ भैया, आपका रेंज, और रेंज क्या होता है, 0 to इन्फिनिटी, राइट, दिस इज द आउटपुट। सो लॉग फंक्शन के लिए क्या होगा, जो इनपुट है वो क्या है, x है। सो जो रेंज थी, है ना, दिस इज द रेंज एंड दिस इज द डोमेन, ठीक है। फॉर द
एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, फॉर द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो जो रेंज है, अब वो यहाँ पे इनपुट के केस में, क्योंकि आप x इनपुट डालोगे ना लॉग फंक्शन के केस में, आप ये इनपुट डाल रहे हो ना, तो इसका मतलब जो इनपुट है राइट वो x है, यानी कि ये हो जाएगा 0 to ∞, और ये इस बार इधर बन जाएगी डोमेन, और रेंज क्या मिलेगी आपको, रेंज मिलेगा आपको आउटपुट यानी कि y का वैल्यू, दैट इज ऑल रियल नंबर्स। दिस इज द रेंज फॉर द लॉग फंक्शन। तो यानी कि रेंज हम लोग यहाँ पे क्या भी लिख सकते हैं, रेंज को हम लोग लिख सकते हैं कि भैया रेंज क्या होगी, ऑल रियल नंबर्स, है ना, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन ऑफ आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, तो डोमेन और रेंज क्या हो जाती है, आपस में इंटरचेंज हो जाती है। आप चेक कर लो, 0 to ∞ रेंज हुआ करती थी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के केस में, और आर जो है वो डोमेन हुआ तक करती थी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के केस में, बट लॉग फंक्शन के केस में उल्टा हो गया है। ठीक है, चलिए इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से समझेंगे, हम लोग क्या करने वाले हैं, अब ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं। अच्छा, ग्राफ के लिए हमने ये वाली बात लिखी दी है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो ग्राफ होता है उसका जस्ट मिरर इमेज लेंगे हम लोग अबाउट y इक्वल टू x लाइन। इतनी बात पहले फटाफट से नोट करिएगा प्लीज। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब इतनी बात अगर आपने नोट कर ली बच्चों, ठीक है, सो हम लोग ये वाली बात लिख रहे हैं ग्राफ के लिए, हम लोग ग्राफ के लिए ये वाली बात लिख रहे हैं, ठीक है, ग्राफ के लिए ये वाली बात लिख रहे हैं, ठीक है ना। द ग्राफ्स आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर अबाउट y इक्वल टू x लाइन। ठीक है, इस वाली बात को भी हटा दो, चाहे लिखा रहने दो, कोई फर्क नहीं पैंदा, ठीक है ना। ओके, सो गाइज नाउ लेट अस जस्ट लुक एट दिस। यस, अब स्टूडेंट्स देखिए, आपको भी पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के जो ग्राफ थे वो दो केसेस में बने थे ना, फॉर a ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 के केस में अलग बना था, और फॉर a ग्रेटर देन 1 के केस में अलग बना था। ठीक है ना, ये दो तरीके के आपके क्या बने थे, ग्राफ बने थे। अब आप बहुत ध्यान से देखिएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के केस में बच्चों a ग्रेटर देन 1 के लिए ग्राफ कुछ इस तरीके से बना था, ठीक है ना। अब y इक्वल टू x लाइन कैसी होगी बच्चों, ये y इक्वल टू x लाइन कैसी होगी, ये लाइन होगी। तो यानी कि log x का ग्राफ कैसा हो जाएगा बच्चों, log x का ग्राफ कैसा हो जाएगा, log x का ग्राफ कैसा हो जाएगा भैया, इट विल बी लाइक दिस। इस ग्राफ की मिरर इमेज अबाउट दी y इक्वल टू x लाइन, यानी कि लाइक दिस। दिस इज द y इक्वल टू log बेस a x, ठीक है ना, फॉर a ग्रेटर देन 1, ये फॉर a ग्रेटर देन 1 के लिए है। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो रेंज क्या जा रही है भैया, इधर नेगेटिव इन्फिनिटी से उधर, है ना, ये तो यहीं तक बनाया ना, लेकिन ये आगे तक जाएगा तो उधर पूरा पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा, है ना, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा। एंड दैट इज व्हाई वी हैव सेड दैट कि रेंज इज ऑल रियल नंबर्स, ठीक है ना। अच्छा, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा 0,1 से पास करता है, तो लॉग फंक्शन जो है वो हमेशा 1,0 से पास करेगा। तो यानी कि ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए हमेशा के लिए, क्या कि लॉग की वैल्यू 1 पे कितनी होती है, 0 होती है, यानी कि log 1 इज ऑलवेज 0। बेस कुछ भी हो, राइट, log 1 0 होता है, राइट। आपको तो पता ही है कि a जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है एंड a इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा, अब ये तो था फॉर a ग्रेटर देन 1 के लिए log का ग्राफ, है ना, log का ग्राफ फॉर a ग्रेटर देन 1 के लिए, ठीक है। अच्छा, ग्राफ को हम लोग बहुत तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं ना, मैं आपको बता दूं, हम मॉडुलस log का ग्राफ ले सकते हैं, ठीक है ना, log मॉडुलस x का ग्राफ ले सकते हैं। तो ये सब बातें हम लोग ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस, है ना, एक पूरा का पूरा हम लोग लेक्चर करने वाले हैं, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स के ऊपर। तो अभी हम लोग बहुत ही बेसिक ग्राफ्स जो एक फंक्शन से रिलेटेड होते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। कल को क्या होगा कि हम लोग इन ग्राफ्स को ट्रांसफॉर्म करना भी सीखेंगे, ठीक है ना। तो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, अब हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। फॉर a ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, ठीक है, फॉर a ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 के लिए हम लोग ग्राफ बना रहे हैं। तो आपको भी पता है कि ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता था, है ना, फॉर a पावर x का ग्राफ फॉर a लेस देन 1 ग्रेटर देन 0। अच्छा, y इक्वल टू x लाइन के अबाउट की अगर हम लोग बात करें,
y इक्वल टू एक्स लाइन अबाउट की बात करें तो y इक्वल टू एक्स लाइन ये है। सो बेसिकली अगर हम लोग बहुत ध्यान से देखेंगे तो लॉग का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है ना। लॉग का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, यानी कि मिरर इमेज ऑफ दिस पर्टिकुलर a पावर x ग्राफ, ठीक है ना। सो दिस इज y इक्वल टू लॉग बेस a x का ग्राफ फॉर a लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0। अच्छा, लॉग का ग्राफ इंक्रीजिंग होता है, इंक्रीजिंग मतलब कि x की वैल्यू बढ़ने पे y की वैल्यू भी बढ़ती है, ठीक है। लेकिन फॉर a लेस देन 1 लॉग x का ग्राफ क्या है भैया, डिक्रीजिंग है। x की वैल्यू बढ़ रही है इधर साइड पे तो y की वैल्यू घट रही है, तो डिक्रीजिंग ग्राफ है, राइट। तो लॉग क्या है भैया, फॉर a लेस देन 1 वी कैन राइट इट इज द डिक्रीजिंग ग्राफ, डिक्रीजिंग ग्राफ, राइट। और इसके लिए हम लोग कह सकते हैं कि ये तो इंक्रीजिंग है ही है, ठीक है। चलिए ये दोनों ग्राफ, तो आपको ग्राफ, डोमेन, रेंज, ठीक है ना, log 1 की वैल्यू 0, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तमाम बातें क्लियर हो गई क्या? जल्दी से बता दीजिए, इज इट क्लियर टू एवरीवन, है ना। तो अब आपको लगभग हमने जो बेसिक्स बातें हैं सारी वो हमने बता दी। इन ग्राफ को हम लोग और भी फर्दर भी पढ़ सकते हैं, जैसे आपको तो पता ही है कि हमने लेट्स से, चलिए ठीक है अगले पेज पे करते हैं, फिलहाल आप इतनी बातों को नोट करिए प्लीज, इतनी बातें आप नोट करिए, है ना, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब फ्रेंड्स दो चीज़ और समझने की है, ठीक है ना, उस हिसाब से, हालांकि उसकी नीड नहीं पड़ेगी बट स्टिल आपको आइडिया होना चाहिए कि आपको भी पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के केस में हम लोग a ग्रेटर देन 1 के केस में जब होता था तो हम लोग ग्राफ कुछ इस तरीके से बनाते थे, जैसे ये 2 पावर x का हो गया, ये 3 पावर x का हो गया, यानी कि इस तरीके से बढ़ाते थे, ठीक है ना। अब आपको भी पता है कि भैया y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट ग्राफ बनाना है, तो आप ये समझ सकते हैं, आप ये समझ सकते हैं, बल्कि y इक्वल टू एक्स लाइन थोड़ा सा और ऊपर को बनेगा, और ऊपर को बनेगा, ये आप मान लीजिए a, हाँ यहां से बनेगा, ये y इक्वल टू एक्स लाइन ये होगी, है ना, ये मान लीजिए आप। तो इसके अबाउट जब आप ग्राफ बनाएंगे तो आप देखिएगा इसके नज़दीक बनेगा आपके पास, ठीक है, ऐसे ये ग्राफ आपका बनेगा, क्या बोलते हैं, लॉग बेस 2, ठीक है ना, 2x का, और थोड़ा इसकी मिरर इमेज यहां बनेगी, तो ये आप समझ सकते हैं लॉग, ठीक है ना, ये ग्राफ किसका भैया, है ना, तो दिस इज लॉग बेस 2x, दिस इज लॉग बेस 3x। सो ऐसे ही आप यू कैन जनरलाइज द स्टेटमेंट कि दिस इज लॉग बेस 4x, है ना, ऐसे करके। अच्छा ये बात ध्यान रखिएगा, कभी भी जो ये साइड ऑफ ग्राफ है वो कभी भी आपका, ठीक है, यहाँ पे y एक्सिस को टच नहीं करेगा। क्यों? उसका रीज़न है क्योंकि लॉग जो है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइन होता है, लॉग पॉजिटिव डोमेन में डिफाइन होता है, लॉग पॉजिटिव डोमेन में डिफाइन होता है, यानी कि ग्रेटर देन 0 वैल्यू पर डिफाइन होगा। तो इस तरीके से आप जनरलाइज कर सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग को कि भाई लॉग के ग्राफ किस तरीके से, अगर वेन एवर यू नीड टू कंपेयर टू वैल्यूज, ठीक है ना, देन यू कैन कंपेयर। हालांकि इन ग्राफ्स के नीड नहीं पड़ेगा क्योंकि वी कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ कंपैरिजन यूजिंग द लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज, है ना। तो हम लोग लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज का इस्तेमाल करके हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो फॉर a लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0 के लिए क्या होगा भैया, देखिए थोड़ा रफली देखिएगा। अब आपको पता है कि यार ये ग्राफ कुछ हाफ पावर x का अगर है तो 1/4 पावर x का ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा, है ना, 1/4 पावर x का ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा। सो अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, ये अगर y इक्वल टू एक्स लाइन है, ठीक है, तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि यार ये वाला ग्राफ जो है ना, ये किसका आ रहा है, ये हाफ पावर x का आ रहा है, ठीक है। थोड़ा समझिएगा यहाँ से, है ना, अगर हम लोग ऐसे देखिए, ये दो लाइन ले रहे हैं ना, दिस इज हाफ पावर x का लाइन है, और ये वाली जो लाइन है इसका, ये दिस इज वी कैन से 1/4 पावर x। तो यानी कि ये दोनों ही, ठीक है, इस तरीके से ये, ठीक है। सो 1,0 से पास करके चलेंगे तो ये वाला ग्राफ किसका हो गया, लॉग बेस हाफ 2x का, और ये लॉग बेस
1/4 टू x का हो गया, ठीक है ना। सो इस तरीके से आप चीज़ों को समझ सकते हैं ना, हाँ इस तरीके से आप ग्राफ को जनरलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो है ग्राफ को जो है फॉर a ग्रेटर देन 1 के लिए और a लेस देन 1 के लिए भी हम लोगों ने क्या कर लिया है, जनरलाइज फॉर्मेट में पढ़ लिया है ना, किस तरीके से हम लोग ग्राफ ऑब्टेन कर सकते हैं। अच्छा एक बात और समझिएगा ना, दिस पॉइंट इज 1,0 है ना, लॉग के सारे ग्राफ 1,0 से पास करेंगे। मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि यार बेस कुछ भी हो, मैंने एक कॉमन ऑब्जर्वेशन देखी है ना, फॉर एनी a ग्रेटर देन 0 है ना, चाहे ये केस हो चाहे वो केस हो। मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि यार किसी भी एक x वैल्यू के लिए फॉर सेम x वैल्यू है ना, ये x वैल्यू के लिए अगर मैं बेस को बढ़ा रहा हूं तो मेरा log x का वैल्यू घट रहा है ना। अगर मेरा बेस बढ़ रहा है तो मेरा log x का वैल्यू घट रहा है ना। मेरा बेस बढ़ रहा है तो log x का वैल्यू घट रहा है, ठीक है ना। आप मेरी बात समझ में आ गई क्या? तो इसका मतलब इस चीज़ को भी हम लोग एक कॉमन ऑब्जर्वेशन के तौर पे नोट कर सकते हैं, और ये ट्रू भी है ना। अगर आप बेस बढ़ाओगे तो डेफिनेटली आपको कम पावर लेनी पड़ेगी है ना, सेम वैल्यू लाने के लिए, ठीक है ना। आप मेरी बात समझ रहे हो? जैसे कल तक log बेस 2 to 16 जो है वो 4 से आ रहा था ना भाई, 2 की पावर 4 लेने से 16 आ रहा था। अब अगर आप बेस बढ़ाओगे तो कम पावर लेने से ही आपके पास क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो ये तो ऑब्वियस बात है ना कि अगर हम लोग बेस बढ़ाएंगे तो ठीक है ना, log x की वैल्यू कम आने लगेगी है ना, एक्सपोनेंट्स कम आने लगेंगे। चलिए अब स्टूडेंट्स सो फार हम लोगों ने लॉगरिथमिक फंक्शन, डोमेन, रेंज ग्राफ, ठीक है ना, एंड तमाम सारी बातें पढ़ ली हैं। आइए जरा क्वेश्चंस कर लेंगे, एक दो क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद लॉगरिथमिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए सो एक दो क्वेश्चन करते हैं, लेट्स डू दिस क्वेश्चन। यहां पे उसने कहा कि यार द डोमेन ऑफ द फंक्शन बताइए। अब देखिए log बेस a समथिंग, ये a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, जो कि है ना। 2 ग्रेटर देन 0 भी है और 2 ग्रेटर देन 0 भी है और 2 इज नॉट इक्वल टू 1 है ना, तो यहां पे तो कोई टेंशन है नहीं, ठीक है ना। ओके फिर क्या होता है, ये समथिंग शुड बी पॉजिटिव, तो यानी कि हमारे पास डोमेन निकालने के लिए क्या होना चाहिए भैया, डोमेन मतलब वो ऑल द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। तो x माइनस 3 और 6 माइनस x शुड बी ग्रेटर देन 0। सो मैं तो कह रहा हूं भैया x माइनस 3 और x माइनस 6 लेस देन 0, और वेवी कर्व लगा दो भैया, सिंपल 3 6, यानी कि प्लस माइनस प्लस। अच्छा लॉग के डोमेन में 0 भी नहीं हो सकता, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आप इसलिए 3 और 6 को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो इसका मतलब क्या है, इट इंप्लाइज x का वैल्यू विल बिलोंग्स टू 3 to 6 ओपन इंटरवल, 3 to 6 ओपन इंटरवल। सो द डोमेन ऑफ द फंक्शन कितना हो जाएगा, 3 to 6 ओपन इंटरवल। क्लियर है क्या भैया, परफेक्ट है क्या? चलिए अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, द डोमेन ऑफ एफ एक्स लॉग बेस एक्स 9 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। अब देखिए यहां पे इस फंक्शन को डिफाइन करने के लिए क्या क्या कंडीशन है। पहली कंडीशन, ये x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, ये वाला x इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए क्योंकि ये बेस है। तीसरी कंडीशन, 9 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 नहीं, ग्रेटर देन 0। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब जाके हमारे को डोमेन मिलेगा, यानी कि इन तीनों का इंटरसेक्शन हमको डोमेन देगा। इन तीनों का इंटरसेक्शन क्या देगा बच्चों, हमको डोमेन देगा। तो सबसे पहले x इज ग्रेटर देन 0 है, x इज नॉट इक्वल टू 1, यहाँ से हम देखेंगे 9 इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, यानी कि x की वैल्यू हम लोग कह सकते हैं भैया -3 to 3 है ना भैया। अगर एक्स स्क्वायर इज लेस देन 9 है, राइट, तो x विल बी इक्वल टू, x विल बिलोंग्स टू -a to a ना, ऐसे ही करते हैं हम लोग सॉल्व। सो इन तीनों का इंटरसेक्शन की अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो यानी कि पहली बात तो x को ग्रेटर देन 0 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमको इन दोनों का इंटरसेक्शन की बात करें तो यानी कि इट विल बी 0 to 3, और 1 नहीं ले सकते, 0 to 3 के बीच में आप 1 नहीं ले सकते। तो यानी कि फाइनली है ना, इन तीनों का इंटरसेक्शन बच्चों, इन तीनों का इंटरसेक्शन, तो यानी कि फाइनली x विल बिलोंग्स टू 0 to 1 यूनियन 1 to 3 है ना। सो दैट्स वॉल वी विल कॉल इट एज आंसर। तो 0 to 1 यूनियन 1 to 3, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या हम लोग इस तरीके से लॉग फंक्शंस की डोमेन पे काम कर सकते हैं? जल्दी से बताइएगा प्लीज।
परफेक्ट है क्या? चलिए और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे और फर्दर प्रॉपर्टीज। अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग है ना। चलिए तो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग की बात करते हैं ना, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग की बात करते हैं। आइए स्टूडेंट्स, आइए, आपका इंतजार है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग कैसे पढ़ेंगे भाई, कैसे पढ़ेंगे? चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग की बात करते हैं बच्चों। देखिए बहुत बेसिक सी बातें करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग में। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स बहुत ध्यान समझिएगा, लॉग अगर m इंटू n है, यानी कि प्रोडक्ट की बात चल रही है, ठीक है, देन इट इज रिटन एज log m प्लस log n, है ना। log m इंटू n इक्वल्स टू log m प्लस log n। अब इसका मतलब ये नहीं कि दो टर्म्स हैं तो बस दो में ही, है ना। कल को अगर मान के चलिए ऐसा भी अगर आपके पास आ गया m इंटू n इंटू p, तो आप 3 टर्म्स में, 4 में, n नंबर ऑफ टर्म्स में ये सेम प्रॉपर्टी को आप लगा सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में डिफरेंट जो है ना अपने तरीके से इस प्रॉपर्टी को लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गलत हो जाता है। जैसा फॉर एग्जांपल कुछ लोग इसमें उल्टा लॉजिक भी लगाने की कोशिश करते हैं कि log m प्लस n होगा, अगर प्रोडक्ट से एडिशन में जा रहा है तो एडिशन से प्रोडक्ट में जाना चाहिए, है ना। तो अपना दिमाग ना लगाएं, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ऐसा भी कर देते हैं कई बार कि log m प्लस n है, तो कुछ लोग ऐसे भी इस प्रॉपर्टी में अपना लॉजिक लगा देंगे log m प्लस log n, है ना। तो सिंपली log की मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, अंदर। तो ये दोनों गलत बातें हैं, ठीक है, ये आपको ऐसे अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। दूसरे नंबर पे हम लोग बात करते हैं log अगर m अपॉन n है, तो देखिए सिंपली बात है, जितने भी टर्म्स न्यूमरेटर में प्रोडक्ट में होते हैं वो एडिशन में जाते हैं, राइट, और डिनोमिनेटर वाले सब्ट्रैक्ट में जाते हैं, है ना। तो फॉर एग्जांपल कल को यहाँ पे लेट्स से m इंटू n इंटू p अपॉन q हो गया, तो ये माइनस का log q हो जाएगा। लेट्स से यहाँ पे r हो गया, तो यहाँ पे आ गया माइनस का log r, है ना। इस तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को एडिशन सब्ट्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक बात हो गई, और कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। log अगर, अच्छा, बेस अंडरस्टूड है, बेस a ही है, और a क्या है, ग्रेटर देन 1, सॉरी a क्या है, ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 1, है ना। तो ये सब बातें तो अंडरस्टूड हैं, ये तो कॉमन है ना। बेस तो आपको पता ही है ना क्या चलता रहेगा। अच्छा, log m पावर n को हम लोग लिखते हैं n log m, ठीक है ना। वंडरफुल प्रॉपर्टी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं कि जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो हमको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगी ना। अभी तो आ ही जाएगी 10-20%, 30% समझ में आ जाएगा, लेकिन उसके बाद जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगी, ठीक है। चलिए, और चौथे नंबर पर प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी भैया? चौथे नंबर पर प्रॉपर्टी हो जाएगी कि भैया अगर, बहुत ध्यान से देखेंगे, log बेस a टू a है, राइट, इट विल इक्वल टू 1, ठीक है, इट विल बी इक्वल टू 1। तो इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, log बेस e टू e 1 हो जाएगा, log बेस 5 टू 5 भी 1 हो जाएगा, है ना। सो log बेस 10 टू 10 भी 1 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। अच्छा, आगे फर्दर बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं हम लोग कि अगर a पावर log बेस a समथिंग, ये समथिंग क्या भैया, सम पॉजिटिव रियल नंबर्स, तो दिस इज इक्वल टू समथिंग हो जाएगा, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कहते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल के तौर पे e पावर log बेस e एक्स स्क्वायर, तो इसका वैल्यू कितना आ जाता है, एक्स स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। क्यों आ रहा है भैया ऐसा, है ना, सोच तो रहे होंगे ना आप क्यों आ रहा है। तो देखिए, अगर e पावर log बेस e समथिंग है और ये समथिंग पॉजिटिव रियल नंबर है ना, लेट्स से दिस वैल्यू इज इक्वल टू, लेट्स से दिस वैल्यू इज इक्वल टू, लेट्स से आई एम राइटिंग इट एज x, मान लेते हैं। तो अगर e पावर समथिंग इक्वल टू x है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ, log बेस e टू x बराबर log बेस e टू समथिंग। सो टेकिंग एंटी लॉग वी कैन से x इक्वल टू समथिंग। तो ऐसे करके हमारे पास ये समथिंग आ जाता है, ठीक है भैया, क्लियर है क्या? वंडरफुल, बहुत बढ़िया। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन मैं आपको वो वाली प्रॉपर्टीज लिखवा रहा हूँ जिससे कि आपका कोई भी काम रुकेगा नहीं, है ना। बाकी जितने भी अदर प्रॉपर्टीज में किताबों में भर भर के लिखते हैं वो आपको याद रहेंगी नहीं, और वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज इसी से ही डिराइव हो जाएंगी, यानी कि हमारा कोई भी काम रुकेगा नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए बेवजह अननेसेसरीली दिमाग पे लोड डालने से कोई फ़ायदा है नहीं बच्चों के। चलिए, ये सब मैं हटा रहा हूँ, ठीक है।
और प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं, और प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं, और प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं। फिर हमको थोड़ा सा लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज़ पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। सो 6th नंबर पे बात करते हैं भैया, बेस चेंज प्रॉपर्टी। इसको बोलते हैं भैया क्या, बेस चेंज। कई बार क्या होता है डेरिवेटिव के क्वेश्चंस में भी, कई बार ऐसा होगा कि लॉग के क्वेश्चंस में भी हमको बेस को चेंज करने का नीड होगा। तो बेस, जैसे यहाँ पे अभी ए है तो हमको चाहिए मान लो लेट्स से बेस ई, तो बेस ई टू बी लिख सकते हैं अपॉन लॉग बेस ई टू ए लिख सकते हैं, राइट है क्या? यस। सो दिस इज हाउ वी कैन राइट द, वी कैन चेंज द बेस, है ना, बेस को हम चेंज कर सकते हैं। देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वी कैन राइट इज व्हाट वी कैन से बच्चों, लॉग बेस ए टू बी है, वी कैन राइट इट एज 1 अपॉन लॉग बेस बी टू ए, है ना। सो हम लोग ये बेस और डोमेन को इंटरचेंज कर सकते हैं ना, बेस और आर्ग्यूमेंट भी बोल देते हैं ना, इसको कभी कभार आर्ग्यूमेंट भी बोल देते हैं। सो बेस और आर्ग्यूमेंट को हम लोग आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है ना, कुछ भी बोल लो, बेस डोमेन कह लो, राइट, और क्या नाम है, बेस आर्ग्यूमेंट बोल लो, है ना, कुछ भी कह दो। अच्छा, एक चीज़ आपको पता ही है कि लॉग बेस कुछ भी हो, है ना, ए होना चाहिए, डिफाइंड बेस होना चाहिए, बट लॉग बेस ए 1 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो लॉग में इतनी प्रॉपर्टीज मोर देन इनफ है ना, ये आप याद रखो, इट इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। कोई एक आधी प्रॉपर्टी अगर रिक्वायर्ड होगी तो क्वेश्चन के बीच में उसको कंसिडर करेंगे, बाकी सारी प्रॉपर्टीज इसी से ही ऑब्टेन हो जाएंगी, ठीक है। ये सारी मैंने इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आपको बता दी। नाउ स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, है ना, मैं यार थोड़ा थ्योरी पढ़ाने के लिए मतलब मेरे को आलकस आता है ना, बहुत ज़्यादा थ्योरी बच्चों को याद करा दो, फिर होता क्या है कि वो बच्चों के याद रहते नहीं और बच्चों के लिए टेंशन और बन जाती है कि अरे यार भाई यार वो इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ थी, ठीक है। सो मिनिमल हथियार लेके जाएंगे और उसी से ही जेई फोड़ेंगे ना, वो वाली बात है। चलिए, सो इसमें लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज़ की बात करते हैं अब हम लोग, ठीक है। अगले पेज पे ना, इसको नोट कर लीजिए प्लीज़, इसको नोट कर लीजिए। अब लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज़ लिखवा देता हूँ मैं आपको, ठीक है ना, बहुत ध्यान से देखिएगा। लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज़, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज़, इनइक्वालिटीज़, ठीक है, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज़। अब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखेंगे लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज़। नाउ देखिए, सारी की सारी इनइक्वालिटीज़ का आधार यही है कि अगर लॉग बेस ए टू एक्स बराबर वाई है, राइट, देन इट इम्प्लाइज ए पावर वाई बराबर एक्स, है ना। सो इससे कुछ कनेक्टेड है इनइक्वालिटीज, है ना। तो पहली इनइक्वालिटी लिखते हैं भैया सबसे पहले, तो वो कहते हैं कि अगर मतलब भाई लॉग बेस ए टू एक्स, राइट, अगर ग्रेटर देन वाई है, क्या है बच्चों, अगर ग्रेटर देन वाई है, देन इसके दो आंसर होंगे, क्या है ना, लॉग बेस ए टू एक्स अगर ग्रेटर देन वाई है तो इसके दो आंसर होंगे। पहला आंसर क्या होगा, x इज ग्रेटर देन a पावर y, राइट, x इज ग्रेटर देन a पावर y इफ a इज ग्रेटर देन 1, ठीक है ना, इफ a इज ग्रेटर देन 1। एंड दूसरा आंसर होगा x इज लेस देन a पावर y इफ a इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, है ना। होपफुली आप इस चीज को फील कर पा रहे होंगे, होपफुली आप इस चीज को फील कर पा रहे होंगे ना। दिस इज द वन इनइक्वालिटी, ठीक है भैया, है ना। थोड़ी सी जगह हमने ज़्यादा इस्तेमाल कर ली तो इसलिए 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 इसको चाहे हम लोग हटा भी सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं ना, यस, कि इसके भैया दो आंसर हैं, इसके दो आंसर हैं। अच्छा, इसमें ही अब हम लोग दूसरी इनइक्वालिटी लिखेंगे कि अगर लॉग बेस ए टू एक्स लेस देन वाई है, देन वी कैन राइट कि भैया x इज लेस देन a पावर y इफ, है ना, इनइक्वालिटी सेम चल रही है ना, इनइक्वालिटी सेम चल रही है, x इज लेस देन a पावर y इफ a ग्रेटर देन 1। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जब a ग्रेटर देन 1 होता है तो ये सेम ही रिलेशन होल्ड हो रहा है और इनइक्वालिटी भी सेम रह रही है ना भैया। a ग्रेटर देन 1 के लिए इनइक्वालिटी सेम रह रही है, सेम रह रही है, राइट। देखिए अगर इक्वल टू का साइन होता तो x इक्वल टू a पावर y होता, लेकिन अब x इज ग्रेटर देन a पावर y है, ठीक है ना। और a लेस देन 1 के लिए इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, यानी कि x इज लेस देन a पावर y। और अगर लॉग बेस से ax लेस देन y है तो अगर a ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब x इज लेस देन a पावर y एंड x इज ग्रेटर देन a पावर y इफ
ए इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0। चेक कर लो, ठीक है ना। तो दो इनइक्वलिटीज तो ये हो गई, ठीक है। अब है ना, तो इस केस में है ना, ए ग्रेटर देन 1 के केस में तो इनइक्वलिटी सेम रहती है और ए लेस देन 1 के केस में इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाती है, इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब आप इसको समझिए, अगर log बेस ए एक्स इज ग्रेटर देन log बेस ए वाई है, देन हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, इसके दो आंसर होंगे। क्या? x इज ग्रेटर देन y इफ a इज ग्रेटर देन 1 एंड x इज लेस देन y इफ a इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0। सो इनइक्वलिटी रिवर्स करते रहे हम लोग, है ना। तो log x अगर ग्रेटर देन log y है, तो अगर a ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब x इज ग्रेटर देन y होगा, और अगर a लेस देन 1 है तो x इज लेस देन y होगा, ठीक है ना। तो सेम इनइक्वलिटी सेम और इनइक्वलिटी रिवर्स, ठीक है। सो लॉगरिथमिक इनइक्वलिटीज को फटाफट से नोट करेंगे। अब थ्योरेटिकली एज सच हमें कुछ पढ़ना नहीं है, वी हैव टू डू ओनली द क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस। क्लियर है क्या? तो मैंने ये इसलिए पढ़ा दिया क्योंकि डोमेन रेंज के क्वेश्चंस में इनकी काफी जरूरत पड़ेगी हमको। आ रहा है क्या समझ में? है भाई, आ रहा है ना समझ में? तुम ही लोग कह रहे थे सर क्या हम लोग इस साल 2025 में टाइम से सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे? सर थोड़े से पैसे ले लो, फ्री में करवा रहे हो, क्या पता नहीं करवाओ। और मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था बेटा बस भगवान जो है हमारा साथ दे, है ना, सही हेल्थ सही माइंडसेट रखे, तो टाइम से सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा, टाइम से रिवीजन भी होगा और दबा के क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी होंगी, ठीक है ना। और PYQs तो हम लोग भाई 50% के, देखो ना, टॉपिक वाइज हम लोग 50% तो खत्म करते हुए चल रहे हैं और रिमेनिंग भी खत्म कर देंगे प्रैक्टिस में, ठीक है ना। तो ऐसे ही पढ़ते चलो, है ना, हौसला जो है बुलंद रखो अपना और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो, ठीक है ना। हाँ, और जैसे ही एक चैप्टर खत्म हो तो PYQs करना ना भूलें, PYQs जरूर करो। इधर उधर की तमाम 10,000 किताबें मत करो, सिर्फ एक किताब करो PYQ, क्योंकि जितनी भी किताबें हैं उसमें 70% PYQs होते हैं, तो PYQ करो, जरूर करो। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अब हम लोग करेंगे बच्चों प्रश्न, है ना। चलिए क्वेश्चन करेंगे। यस, 2019 में यह सवाल पूछा गया है जेईई मेंस में, और 2003 S का मतलब वही है ना, हमने देखा था IIT में भी पूछा गया है। द डोमेन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, भैया कितनी सीटी बजेगी, खाना पक रहा है भाई इसका मतलब। चलिए, हमारा तो ध्यान क्वेश्चन पे होना चाहिए, चाहे कोई खाना बनाए, चाहे कोई खाए, चाहे कोई निकाले, हमें उससे क्या लेना देना। चलिए, द डोमेन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। अब देखिए बच्चों, बहुत ध्यान समझिएगा, यहां पे एडिशन ऑफ टू फंक्शंस दिख रहे हैं आपको, है ना। इधर ही देखिए, इधर ही देखिए, ये एडिशन ऑफ टू फंक्शंस है, तो यानी कि ये f1 फंक्शन हो गया, ये f2 फंक्शन हो गया। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन पूछा है, तो डोमेन ऑफ द फंक्शन तो डोमेन ऑफ f1 इंटरसेक्शन विद द डोमेन ऑफ f2, इस तरीके से ही सवाल सॉल्व करेंगे भैया, जल्दी से बताइएगा। नाउ स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से समझिएगा, आप ये जो f1 है इसकी डोमेन निकालते हैं। इसकी डोमेन निकालना तो बड़ा आसान है कि भैया जो डिनोमिनेटर पार्ट है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, सो एक्स स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 4, सो एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू प्लस और माइनस 2, सो एक्स यहां पे डोमेन कितना हो जाएगा भैया, इट विल बी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -2 and 2, राइट। यही हो जाएगा भैया हमारा डोमेन। चेक कर ले, जल्दी से बोल दे मेरे भाई, ठीक है। नाउ डोमेन ऑफ f2 की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, डोमेन ऑफ f2 की बात कर रहे हैं ना। नाउ व्हाट इज डोमेन ऑफ f2 की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहां पे फंक्शन क्या है भैया, ठीक है ना, डोमेन ऑफ f1 के लिए तो फंक्शन ये था ना, ठीक है। अच्छा, डोमेन ऑफ f2 कैसे निकालेंगे, जब f2x जो है हमारा वो है log बेस 10 x³ माइनस x। अब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान समझेंगे, ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए एंड नॉट इक्वल टू 1 होनी चाहिए, दोनों बातें ट्रू हैं। यानी कि अब इस log फंक्शन को डिफाइन होने के लिए जो x³ माइनस x है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी कि x² माइनस 1 ग्रेटर देन 0, यानी कि x माइनस 1 x प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। वे भी कर्व लगा दो खटाखट से, तो क्या हो जाएगा बच्चों,
इट इज प्लस माइनस, यानी कि इसको पॉजिटिव, ये क्वांटिटी पॉजिटिव होने के लिए x का वैल्यू क्या होना चाहिए भैया, ओपन इंटरवल -1 to 0 यूनियन 1 to इन्फिनिटी। नाउ हमको ये क्या मिल गया भैया, डोमेन ऑफ F2 मिल गया। इसका और इसका हमको इंटरसेक्शन लेना है, इसका और इसका हमको इंटरसेक्शन लेना है। अब देखिए इंटरसेक्शन में क्या लेंगे भैया हम लोग, हम कह सकते हैं कि भैया -1 to 0 ले लो, है ना। देखिएगा बहुत ध्यान से, डोमेन ऑफ F1 इंटरसेक्शन विद द डोमेन ऑफ F2, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि भाई -1 to 0 यूनियन 1 to इन्फिनिटी में से 2 हटा दो, यानी कि 1 to 2 ले लो एक साथ, यूनियन 2 to इन्फिनिटी ले लो एक साथ, यानी कि -1 to 0 यूनियन 1 to 2 यूनियन 2 to इन्फिनिटी। सी इज द करेक्ट आंसर। कितना आसान प्रश्न है भाई, है कि नहीं है? क्लियर है क्या? जल्दी से बताइएगा। चलें आगे। यस गाइस, यस, आगे चलते हैं। आसान प्रश्न था। ओहो हो, जेईई मेंस 2023 में ये सवाल पूछा गया है। यह भी एकदम लल्लू सवाल है। क्या है भैया? लल्लू सवाल है। डोमेन ऑफ द फंक्शन कैसे सॉल्व करेंगे? अब देखिए, फंक्शन में हर टर्म डिफाइन होनी चाहिए और फंक्शन ओवरऑल डिफाइन होना चाहिए। मेरी बात समझे, कभी भी कोई फंक्शन है, उसकी डोमेन अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए? एवरी टर्म शुड बी डिफाइन, हर टर्म डिफाइन होनी चाहिए, एंड ओवरऑल फंक्शन भी डिफाइंड होना चाहिए। ओवरऑल फंक्शन भी डिफाइंड होना चाहिए, हर टर्म डिफाइन होना चाहिए और ओवरऑल फंक्शन भी डिफाइन होना चाहिए। आ रही बात समझ में? आ रही क्या भी बात समझ में? जल्दी से बताइएगा। ठीक है, तो इसका मतलब अब देखिए, न्यूमरेटर भी डिफाइन होना चाहिए, ठीक है ना, ये भी अपने आप में डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है क्या भैया? अच्छा, डिनोमिनेटर तो डिफाइन है ही, है ना, क्योंकि अगर आप बहुत ही ध्यान से देखोगे तो देखिए इस फंक्शन को हम लोग थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं ना, थोड़ा लॉग की प्रॉपर्टीज लगानी पड़ेगी, बट फंक्शन आपको समझ में आ जाएगा। इट इज log x + 1 2x - 2 राइट अपॉन e पावर। अब देखिए ये जो 2 है, देखिए आपको मैंने सिखाया था log m पावर n बराबर n log m, तो n log m में n m की पावर में जा सकता है, ठीक है ना, तो यहां पे 2x की पावर में चला जाएगा, राइट, -2x + 3। अब आपको ही पता है कि e पावर log बेस e समथिंग क्या हो सकता है बच्चों? समथिंग हो सकता है, यानी कि व्हाट वी विल से कि दिस इज x² वी हैव टेकन। क्लियर है क्या? है ना भैया, e पावर log x²। अगर आपको यहां पे पसंद नहीं आया तो हम लोग अगले स्टेप में भी इसको लिख सकते हैं कि भैया ये क्वांटिटी आपकी x² हो जाएगी। ठीक है, नाउ अब बच्चों ये तो प्रॉपर्टी बताई मैंने आपको, ठीक है ना, इसको भी इधर ले जाते हैं। अब एक्चुअल में सही मायने में हमारा जो फंक्शन है वो ये है, ठीक है, मैं इसको स्टडी कर रहा हूं। इस फंक्शन की डोमेन निकालनी है मुझे। क्या निकालनी है? डोमेन निकालनी है। उसके लिए मेरा हर टर्म डिफाइंड होना चाहिए, यानी कि log x + 1 बेस पे x - 2 ये डिफाइंड होना चाहिए, है ना, ये डिफाइंड होना चाहिए। एंड क्या होना चाहिए? x² - 2x + 3 तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, डिफाइंड होता है, बट ओवरऑल फंक्शन की डोमेन के लिए x² - 2x + 3 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है ना। अच्छा, इसके डिफाइन होने के लिए, इसके डिफाइन होने के लिए क्या होना पड़ेगा भैया कि ये जो बेस की क्वांटिटी है x + 1 ये एक तो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, एंड ये 1 के इक्वल कभी नहीं होनी चाहिए, एंड इसका जो ये डोमेन एलिमेंट है x - 2 ये ग्रेटर देन 0 होने चाहिए। एंड चौथी इक्वेशन क्या होती है भैया कि x² - 2x - 3 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी कि इस फंक्शन की हर टर्म डिफाइंड हो और ये फंक्शन ओवरऑल भी डिफाइंड हो, उसके लिए 4 कंडीशन फुलफिल होने चाहिए। तो ये 4 कंडीशन फुलफिल कर देंगे भैया। देखो भैया हमने क्या कहा, हमने कहा हर टर्म डिफाइन होनी चाहिए और ये फंक्शन ओवरऑल डिफाइंड होना चाहिए। देखो ओवरऑल डिफाइंड होने के लिए तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, और फंक्शन की हर टर्म डिफाइन होने के लिए देखो डिनोमिनेटर में तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, ये तो डिफाइंड होता ही है, ठीक है, और न्यूमरेटर में लॉग फंक्शन है, इसके डिफाइंड होने के लिए ये 3 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। अब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिएगा, अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। पहली कंडीशन x शुड बी ग्रेटर देन -1, एंड दूसरी कंडीशन x + 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 1, यानी कि x कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तीसरी कंडीशन
एक्स शुड बी ग्रेटर देन 2। चौथी कंडीशन, अब चौथी कंडीशन में क्या रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का x माइनस 3 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी कि इट वी कैन राइट x माइनस 3 एंड x प्लस 1। ठीक है बच्चों, शुड नॉट बी इक्वल टू 0, सो x कैन बी, है ना, x कैन नॉट बी इक्वल टू 1 माइनस 1 और 3, है ना, प्लस का 3। सो फोर्थ केस में वो कह रहा है कि भैया x शुड बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट वो माइनस 1 और 3 नहीं हो सकते। तो बस ठीक है भैया, इन चारों का इंटरसेक्शन बता दो, इन चारों का इंटरसेक्शन बता दो भाई, इन चारों का इंटरसेक्शन बता दो। तो मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है, इन चारों का इंटरसेक्शन, इन चारों का इंटरसेक्शन यानी कि डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होगी, इन चारों का इंटरसेक्शन, राइट, इट विल बी 2 से अगर बड़े नंबर ले लो तो ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा, ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा, ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा। तो 2 से बड़े नंबर ले लो, लेकिन उसमें से 3 घटा दो बस, यानी कि 2 to 3 यूनियन 3 to इन्फिनिटी, राइट। सो कह रहा है भैया, हाँ देखो बी इज द करेक्ट आंसर। तो उससे ये चारों के चारों कंडीशन क्या हो जाएंगी बच्चों, फुलफिल हो जाएगी। चेक कर लो, ठीक है, ओके। चले भैया अगले प्रश्न पे चलें क्या, जल्दी से बता दो गाइस, अगले प्रश्न पे चलें। अगले प्रश्न पे चलते हैं ना, फटाफट से इसको नोट कर लीजिएगा प्लीज, फटाफट से इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए, ओहो, कह रहा फाइंड द डोमेन ऑफ दिस। अब देखिए, डोमेन के लिए फंक्शन ओवरऑल भी डिफाइंड होना चाहिए और फंक्शन की हर टर्म भी डिफाइंड होनी चाहिए। तो यहां पे मेरे को जो समझ में आता है कि देखिए ये 10 है, ग्रेटर देन 0 भी है और नॉट इक्वल टू 1 भी है, ठीक है ना, ग्रेटर देन 0 भी है। देखिए ना, ये जो बेस है जैसे समझिए, ये जो बेस है ये ग्रेटर देन 0 भी है और नॉट इक्वल टू 1 भी है, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसको तो छेड़ने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये फंक्शन डिफाइन होने के लिए ये क्वांटिटी शुड बी ग्रेटर देन 0। तो पहली बात तो ये कि ये क्वांटिटी शुड बी ग्रेटर देन, और इक्वल टू 0 नहीं, इक्वल टू 0 गलत बोल रहा हूं मैं, सिर्फ ग्रेटर देन 0, है ना। ये क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। एंड ये तो हमने फंक्शन की ओवरऑल डेफिनेशन को देखा, लेकिन फंक्शन में ईच टर्म भी तो डिफाइन होनी चाहिए। अब अंदर में ये लॉग बेस 10 टू दिस है, तो यानी कि ये टर्म भी पॉजिटिव होनी चाहिए, ये टर्म भी पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी कि ये दोनों कंडीशन फुलफिल होने चाहिए, तब जाके हमें डोमेन ऑफ एफ मिलेगा। चलिए भैया, इन दोनों को साइड बाय साइड सॉल्व करते हैं भैया। देखिए, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स ये देखिएगा, दिस इज व्हाट आई कैन राइट, इट इज व्हाट आई कैन राइट, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, लॉग बेस 10 एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 16, राइट, लेस देन 1, ऐसे लिख दूं क्या, बोलो जल्दी से। अरे ये क्वांटिटी उधर ले गया मैं, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको सिखाया था कि लॉग बेस a अगर x लेस देन y है, देन इट इंप्लाइज x इज लेस देन a पावर y फॉर a ग्रेटर देन 1। ये लिखवाया था क्या, यानी कि मैं यहां पे कह सकता हूं कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16 इज लेस देन 10 पावर 1, लिख सकता हूं क्या, यस, यूजिंग दिस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी फॉर्मूला, इससे हम लोग ये लिख सकते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16 और माइनस का 10, तो यानी कि प्लस का 6 लेस देन 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3x प्लस का 6 लेस देन 0। सो x माइनस 2 एंड x माइनस 3 इज लेस देन 0, यानी कि इसका मतलब 2 और 3, तो प्लस माइनस प्लस, यानी कि x विल बिलोंग्स टू 2 to 3, ठीक है। क्लियर है क्या भैया? अच्छा, नाउ इसको अगर हम लोग बहुत ध्यान से देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16 को, ठीक है ना, तो ये क्वाड्रेटिक का a पॉजिटिव है ना, लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है, और क्वाड्रेटिक का वैल्यू ग्रेटर देन 0 कब होता है भैया, अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो जाए। तो मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक कर ले रहा हूं ना, इट इज बी स्क्वायर माइनस का 4ac, यस। तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन तो ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों का इंटरसेक्शन, इसका और इसका इंटरसेक्शन, यानी कि डोमेन ऑफ द एफ एक्स विल बी व्हाट बच्चों, इट इज
2 to 3, क्योंकि इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना था ना आपको, इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना था. सो इट इज डोमेन इज 2 to 3. क्लियर है क्या? जल्दी से बोलो ना. क्लियर है क्या? परफेक्ट है क्या? चलें आगे, चलें आगे. ठीक है, चलो स्टूडेंट्स, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6. कहता फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन. अभी क्वेश्चन जो है काफ़ी सारे मल्टीपल लॉग्स इन्वॉल्व हैं, बट लॉजिक सेम है कि भाई किसी भी फंक्शन के डिफाइंड होने के लिए उसकी इंडिविजुअल टर्म्स भी डिफाइंड होने चाहिए और ओवरऑल फंक्शन भी हमारा डिफाइंड होना चाहिए. तो अब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखेंगे. जैसे देखिए, ये जितने भी बेस हैं ये सारे ग्रेटर देन 0 हैं, नॉट इक्वल टू 1 है, तो इनकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. सो अब फंक्शन को डिफाइन होने के लिए टेक्निकली ये क्वांटिटी शुड बी, है ना, log base 5 and log base 3 18x minus x square minus 77 should be greater than 0. ठीक है, एक तो ये होना चाहिए. दूसरा क्या होना चाहिए भैया इसके साथ साथ कि ये log base something ये दिस क्वांटिटी शुड ऑलवेज बी, है ना, ग्रेटर देन 0. यानी कि 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 77 शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन 0, है ना. अच्छा, अब यहाँ पे लॉगरिथम इनइक्वालिटी लगा देंगे भैया, तो ये कितना हो जाएगा? log base 3 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 इज ग्रेटर देन, है ना, बेस ग्रेटर देन 1 है ना, तो इट्स ग्रेटर देन 5 पावर 0. ठीक है ना. सो इट इज नेक्स्ट लाइन में, है ना, ये कौन सी प्रॉपर्टी लगाई हमने? log base m to n अगर ग्रेटर देन, या log base a to x ग्रेटर देन y है तो x इज ग्रेटर देन a पावर y. ये वही वाली प्रॉपर्टी हमने लगाई. सो log base 3 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 इज ग्रेटर देन 5 पावर 0 1. ठीक है ना. सो अगली लाइन में हम लोग लिख सकते हैं 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 सेम प्रॉपर्टी लगा के इज ग्रेटर देन 3 पावर 1. ठीक है, सेम प्रॉपर्टी लगा के. सो ये साथ साथ चलता रहेगा एंड दिस तो ग्रेटर देन 0 होना ही है. अच्छा, यहाँ पे अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 18x प्लस का 77 इज लेस देन 0. सो एक्स स्क्वायर माइनस का 11x माइनस का x प्लस 77 इज लेस देन 0. सो x माइनस 11 और यहाँ 7 आएगा ना, x माइनस 11 और x माइनस 7 इज लेस देन 0. सो वे भी कर्व लगाएंगे तो 7 11 प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या निकल के आ रहा है भैया? 7 to 11 आ रहा है बच्चों. क्या आ रहा है? 7 to 11 आ रहा है. क्लियर है. अच्छा, इधर से क्या होगा भैया? इधर से क्या कहानी बैठेगी? अब यहाँ से अगर हम देखते हैं तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 18x और ये हो जाएगा माइनस का 80, है ना, ग्रेटर देन 0. सो एक्स स्क्वायर माइनस का 18x प्लस का 80 इज लेस देन 0. सो x माइनस 10 और x माइनस 8 इज लेस देन 0. सो x विल बिलोंग्स टू 8 to 10 यहाँ पे आ जाएगा. नाउ इसका और इसका दोनों का क्या लेना पड़ेगा बच्चों? हमको इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा. तो फाइनली द डोमेन ऑफ एफ एक्स विल बी व्हाट बच्चों? 8 to 10 और 7 to 11 का अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे ना, तो नंबर लाइन पे अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो यहाँ पे अगर 7 से 11 तक की टर्म्स हैं तो 8 to 10 कहाँ बैठेगा भैया? 8 to 10 यहाँ पे, 8 से 10 यहाँ बैठेगा, राइट. तो इंटरसेक्शन में अगर हम लोग बात करें, ठीक है ना, 7 से 11 और 8 to 10, तो हमको क्या मिलेगा इंटरसेक्शन में? 8 to 10 ही मिलेगा ना, ओपन इंटरवल 8 to 10. इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से बताएगा, है ना. तो इट वॉज एन ईजी क्वेश्चन. आगे फर्दर बढ़ेगा, फर्दर चलेंगे, क्वेश्चंस पे चलेगा. चलिए, तो पहले इसको फटाफट से नोट कर लीजिए प्लीज. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे. कहता है फाइंड द डोमेन फॉर एफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ लॉग बेस 0.4 टू x माइनस 1 अपॉन x प्लस 5. अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से समझिएगा, डोमेन के लिए फंक्शन डिफाइन होना चाहिए ओवरऑल, उन्हीं के लिए x की वैल्यूज पूछ रहा है. तो यानी कि इस फंक्शन की डोमेन निकालने के लिए सबसे पहले तो जो स्क्वायर रूट के अंदर की क्वांटिटी है वो पूरी की पूरी ही क्या होनी चाहिए? शुड बी ग्रेटर देन 0, पहली कंडीशन. एंड
दूसरी कंडीशन, अब लॉग अपने आप में डिफाइंड होना चाहिए, तो ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 है और लेस देन नॉट इक्वल्स टू 1 है, ठीक है ना। तो ये दोनों कंडीशन तो सेटिस्फाइड है, यानी कि दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी है ना, यानी कि दूसरी कंडीशन क्या है कि लॉग का जो आर्ग्यूमेंट है, लॉग का जो डोमेन पार्ट है ना, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0 है ना, पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है भैया, क्लियर है क्या। चलिए तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं भैया। सो साइड बाय साइड कर लें क्या, साइड बाय साइड कर लेते हैं, दिस एंड दिस, ठीक है, साइड बाय साइड इन दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर लेते हैं। अच्छा तो अब देखिएगा, इफ दिस इज ग्रेटर देन 0, तो आपको हमने लिखवाया था कि log बेस a x इज ग्रेटर देन y है, तो इट विल बी x इज लेस देन a पावर y फॉर a लेस देन 1 के लिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो जाएगा x माइनस वाई 1 अपॉन एक्स प्लस 5 इज लेस देन 0.4 की पावर 0, ठीक है। सो इट इज x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 और ये 1 हो जाएगा 0.4 की पावर 0 1, तो यानी कि माइनस का 1 लेस देन 0। सो इट इज x माइनस 1 माइनस का x माइनस का 5 अपॉन एक्स प्लस 5 लेस देन 0। सो x से x कट गया और ये माइनस का 6। अब ऊपर अगर नेगेटिव है और इस पूरी क्वांटिटी को लेस देन 0 आना है, तो हम कहेंगे कि भैया x प्लस 5 को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा, और पॉजिटिव होने के लिए x की वैल्यू ग्रेटर देन -5 होनी चाहिए ना, x की वैल्यू ग्रेटर देन -5 होनी चाहिए, ठीक है। आपको बात समझ में आ रही है कि बच्चों, बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि भाई ये क्वांटिटी टेक्निकली देखो कितना हो गया, माइनस का 6 अपॉन एक्स प्लस 5 और इसकी वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए। अब लेस देन 0 होने का मतलब क्या है कि और ऊपर तो नेगेटिव है तो नीचे पॉजिटिव होना चाहिए, तो x प्लस 5 शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड x शुड बी ग्रेटर देन व्हाट -5। अब दूसरी कंडीशन जो है उसको देखते हैं। इसमें तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें तो हम लोग -5 + 1 करके वेवी कर्व लगा सकते हैं। सो वी कैन से x विल बिलोंग्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी से -5 एंड यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, राइट। इन दोनों का अगर हम लोग इंटरसेक्शन करेंगे बच्चों, ठीक है, तो कह रहा है नेगेटिव इन्फिनिटी से -5 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, तो दोनों बातों को सत्य करता हुआ है ना, इसका और इसका इंटरसेक्शन हम लोग कहेंगे कि भाई x विल बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी। सो दिस विल बी द डोमेन फॉर दिस फंक्शन। अगर आप x की वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी के बीच में लेते हैं तो ये एंटायर फंक्शन डिफाइंड रहेगा, है ना, और लॉग इसकी जो इंडिविजुअल टर्म है यानी कि लॉग वो भी डिफाइंड रहेगी, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन, जल्दी से बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करेंगे क्या, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं बच्चों। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब क्वेश्चन नंबर 8 में वो हमसे पूछ रहा है द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू लॉग बेस 5 25 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। देखिए रेंज निकालने का मतलब क्या है, फंक्शन का हमको एफ एक्स के वैल्यूज़ का आइडिया चाहिए, यानी कि वो मिनिमम टू मैक्सिमम कहाँ तक जाएगी, ठीक है। अगर हम लोग बहुत बेसिक सी बात करें ना कि यार देखो यहाँ पे लॉग का जो बेस है वो ग्रेटर देन 1 है, तो ऑब्वियसली इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा, और मुझे फंक्शन के मिनिमम टू मैक्सिमम का अगर आइडिया चाहिए, सो सर्टेनली क्या होगा भैया, कुछ है ना ये विंडो होगी, है ना, जिसमें कि हमको मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, राइट है क्या। तो इसका मतलब मुझे 25 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या चाहिए होगा भैया, क्योंकि लॉग का जो आर्ग्यूमेंट है वो यही है, तो मुझे इसकी मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होगी ना, इसकी मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होगी, तब जाके मैं ओवरऑल फंक्शन का मिनिमम मैक्सिमम का आइडिया निकाल सकता हूँ। नो 25 माइनस एक्स स्क्वायर का मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, ठीक है। अब देखिए 25 माइनस एक्स स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 0 ले सकते हो आप, कब, जब एक्स स्क्वायर बराबर 25 हो जाएगा तो ये मिनिमम वैल्यू 0, इक्वल टू 0 नहीं ले सकते क्योंकि लॉग 0 पे डिफाइंड नहीं होता, राइट। और 25 माइनस एक्स स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना, आप कितना ले सकते हो, इट कैन बी इक्वल टू 25, ठीक है ना, ये 25 के इक्वल हो सकता है, कब, जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाए, 0 हो जाए। तो उस केस में फिर आप कहोगे सर एक्स की वैल्यू 0 पे तो डिफाइंड ही नहीं है ना, अरे एक्स की वैल्यू 0 पे फंक्शन को थोड़ी डिफाइन कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू 0 पे तो लॉग बेस 5 टू 25 होगा, वो तो डिफाइंड ही है ना, राइट है क्या। हाँ, सो 25 माइनस एक्स स्क्वायर की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 0 होगी भैया, ठीक है, कब, जब एक्स स्क्वायर 25 के बराबर हो जाएगा, और मैक्सिमम वैल्यू 25 हो सकती है, ठीक है ना। अच्छा, क्योंकि 25 माइनस एक्स स्क्वायर लॉग का आर्ग्यूमेंट है,
तो उस वजह से ये वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, इसलिए हमने जीरो पे इक्वल टू का साइन नहीं लगाया। तो यानी कि फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू विल बी log बेस 5 और जीरो से जस्ट बड़ा नंबर, जीरो से जस्ट बड़ा नंबर, जीरो पॉजिटिव के तौर पे। अब जीरो से जस्ट बड़ा नंबर, जीरो से जस्ट बड़ा नंबर जो है वो कुछ यहाँ होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है वो फंक्शन की कैसी होगी, नेगेटिव इन्फिनिटी। तो ये वैल्यू तो नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाएगी, ठीक है। अच्छा, फंक्शन की अगर हम लोग मैक्सिमम वैल्यू की बात करें बच्चों, तो log बेस 5 टू, अच्छा 25 माइनस एक्स स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 25। सो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, log बेस 5 और 25 को 5 का स्क्वायर, तो इट इज 2 log बेस 5 टू 5 एंड विच इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, तो 2। तो इसका मतलब क्या है भैया, अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, फंक्शन में जो रेंज है ना, रेंज ऑफ द फंक्शन, इट विल बिलोंग्स टू, है ना, क्या कह सकते हैं भैया, इट विल बिलोंग्स टू, रेंज विल बिलोंग्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी से 2 तक, है ना, नेगेटिव इन्फिनिटी से 2 तक, ठीक है। नेगेटिव इन्फिनिटी से प्लस के 2 तक इसकी वैल्यू जाएगी, और ऐसा कोई ऑप्शन हमें दिखाई दे नहीं रहा है ना, तो इसका मतलब हम लोग क्या कहेंगे भैया, नन ऑफ दिस विल बी द आंसर, ठीक है। तो वंडरफुल क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, और रेंज के सभी क्वेश्चन हम लोग इसी आइडियोलॉजी के साथ सॉल्व करेंगे। रेंज के सभी प्रश्न हम लोग इसी आइडियोलॉजी के साथ सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है, परफेक्ट है क्या, चलें आगे, चलिए। सो 2 मोर क्वेश्चंस बच्चों, है ना, 2 मोर क्वेश्चंस। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग बात करेंगे रेंज ऑफ द फंक्शन की, है ना, तो अगेन सेम है ना। सो हमको इस पर्टिकुलर क्वांटिटी का मिन और मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इस पूरी जानकारी को भूल जाओ। इसका मिन और मैक्सिमम वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए 2-3 तरीके हैं, या तो हम ग्राफ से सॉल्व कर लें, या फिर हम लोग जिसको बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर लें, है ना। सो भैया बहुत ध्यान से देखिएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं एक काम कर दे रहा हूँ, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के हिसाब से मैं एक काम कर दे रहा हूँ बच्चों, x का कोफिशिएंट 4 और 4 का हाफ मतलब 2, तो प्लस का 4 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ। सो दिस और दिस, सो इट इज 9 माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर करोगे तो सेम क्वांटिटी आ जाएगी ऊपर। नाउ अब ये क्वांटिटी जो है आपको भी पता होगी कि यार इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कितनी हो सकती है भैया, 9, ठीक है। आप सोचो कैसे भैया, जिस दिन आपकी x प्लस 2 का वैल्यू, है ना, जिस दिन x प्लस 2 का होल स्क्वायर, बहुत ध्यान से देखेंगे, जिस दिन x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 9 हो जाएगा उस दिन ये 0 बैठ जाएगी, जिस दिन x प्लस 2 का होल स्क्वायर 0 बैठ जाएगा तो उस दिन ये वैल्यू 9 के इक्वल आ जाएगी। तो यानी कि इसका मिनिमम कितना आ रहा है भैया, 0, और मैक्सिमम कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा, 0 पे एग्जैक्टली 0 नहीं आ रहा है, 0 से जस्ट बड़ा नंबर आएगा, ठीक है। तो यानी कि फंक्शन का जो मिनिमम वैल्यू है वो कितना आएगा भैया, इट इज log बेस 3 0 पॉजिटिव, यानी कि अगर बेस ग्रेटर देन 1 है तो ऑब्वियसली इस तरीके से फंक्शन का ग्राफ बनता है, और 0 पॉजिटिव की बात करें यानी कि इस पर्टिकुलर जगह पे तो ये नेगेटिव इन्फिनिटी वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक है। और फंक्शन का अगर हम लोग मैक्सिमम की बात करें बच्चों तो इट इज log बेस 3 टू 9 विच इज log बेस 3 टू 3 स्क्वायर विच इज 2 log बेस 3 टू 3, तो इट मीन्स 2 आ जाएगा ना, क्योंकि ये वैल्यू तो 1 आ जाएगी। सो इसका मतलब क्या आ जाएगा भैया, रेंज क्या आ जाएगी, रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज ऑफ द फंक्शन कितनी आ जाएगी भैया, इट इज मिनिमम नेगेटिव इन्फिनिटी, ठीक है ना, से मैक्सिमम +2, और +2 पे क्लोज इंटरवल आएगा, क्योंकि 9 माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर की वैल्यू 9 के इक्वल हो सकती है, 0 के इक्वल नहीं हो सकती, ठीक है। सो नेगेटिव इन्फिनिटी से 2 क्लोज इंटरवल, सो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भैया, आपको रेंज के सवाल समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, जल्दी से बताइए प्लीज। परफेक्ट चल रहा है मामला, परफेक्ट चल रहा है, वेरी गुड, वंडरफुल बच्चों, वंडरफुल। आप स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखेंगे, नाउ वी आर प्रोसीडिंग टूवर्ड्स 10th क्वेश्चन, है ना, किस क्वेश्चन के प्रति, 10वें क्वेश्चन के टूवर्ड्स। चलिए स्टूडेंट्स, तो बात करते हैं अब 10th क्वेश्चन पे, रेंज ऑफ द फंक्शन निकालना है हमें इस क्वेश्चन के अंदर भी, तो एग्जैक्टली ऐसे ही करेंगे जैसे पहले क्वेश्चंस करते आए हैं।
एंड दिस इज ऑल्सो द लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद ये लेक्चर ओवर हो जाएगा एंड उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आई होंगी एंटायरली जितनी पढ़ाई है अभी तक, ठीक है। सो अब हमको इस क्वांटिटी का मिनिमम और मैक्सिमम का आइडिया निकालना पड़ेगा, तब जाके हम लोग रेंज का आइडिया निकाल सकते हैं। अब इस क्वांटिटी का मिन और मैक्स का आइडिया कैसे निकालें, ठीक है। तो इस क्वांटिटी का मिन और मैक्स का आइडिया निकालने के लिए पहले इसके डिनोमिनेटर के मिन और मैक्स का आइडिया निकाल देते हैं। उस हिसाब से फिर तो हम लोग 4 अपॉन करके फिर तो हम लोग 2 फ्रैक्शंस को कंपेयर कर ही सकते हैं ना, है ना। तो मान लो ये जो फंक्शन है gx है ना, कौन सा, √x + 2 + √2 - x है ना, यानी कि डिनोमिनेटर की रेंज निकाल रहे हैं हम लोग सबसे पहले मिन और मैक्स निकालने के लिए। तो हमने इसको मान लो कह दिया gx है ना, लेट दिस बी gx, ठीक है। अब इसकी रेंज निकालते हैं। तो इसके लिए हमने अब तरीका बताया था आपको, इरेशनल जब फंक्शन पढ़ रहे थे, तो g² है ना, इसका होल स्क्वायर कर दो तो x + 2 + 2 - x + 2 √ दिस इज, अब देखिए 2 + x 2 - x तो यानी कि 4 - x², ठीक है, यस। तो g² x की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हो जाएगा इट इज 4 + 2 √ 4 - x²। अब देखिएगा बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा, g² x का मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? मिनिमम तब होगा जब ये क्वांटिटी 0 हो जाए, ठीक है, और x² का वैल्यू 4 हो जाए। तो 4 - 4 0 इंटू एनीथिंग 0, तो g² x मिनिमम 4 हो जाए। एंड g² x मैक्सिमम कब होगा भैया? मैक्सिमम तब होगा जब ये वाली क्वांटिटी है ना, जितना ज़्यादा मतलब क्योंकि ऐड हो रहा है ना, तो जितना ज़्यादा मैक्सिमम हो सके। तो x² को अगर हम लोग 0 ले लेंगे तो √4 2, तो 2 × 2 4, 4 + 4 8, ठीक है। तो इसका मतलब gx की जो रेंज है हमारे पास है ना, मिनिमम है ना, ये g² x का रेंज है मिनिमम टू मैक्सिमम। तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि gx का जो रेंज है वो 2 to 2√2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि gx का मिनिमम वैल्यू 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट, और g² x अगर उसकी मैक्सिमम वैल्यू 8 है तो gx का मैक्सिमम वैल्यू 2√2 हो जाएगा। नाउ इतना करने के बाद जब हमको आइडिया लग गया, मिनिमम और मैक्सिमम का आइडिया हमको लग गया है स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। हम लोग क्या करेंगे बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्या करेंगे। इसका मिनिमम और मैक्सिमम के लिए क्या कहानी लगाएंगे भैया? अगर P/Q में Q मिनिमम है तो ये ओवरऑल फ्रैक्शन मैक्सिमम आता है, और P/Q में अगर Q मैक्सिमम है तो ये ओवरऑल जो फ्रैक्शन है वो मिनिमम आता है। सो अगर मैं fx की मिनिमम वैल्यू की बात कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि बेस क्या है भैया, बेस क्या है हमारा >1 है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन का केस चलेगा। तो मैं log बेस 2 में अगर अंदर की क्वांटिटी मिनिमम से मैक्सिमम लेके चलता हूँ तो मेरे को रेंज भी उसी सेंस में मिलेगा, ठीक है। सो fx मिनिमम कितना मिलेगा भैया हमें, log बेस 2, और जो सेंस हमने यहाँ पे लगाई है कि भैया मिनिमम के लिए q मैक्स लेना है, तो यानी कि ऊपर 4 और डिनोमिनेटर का मैक्सिमम वैल्यू यानी कि 2√2, राइट। इससे लेके fx मैक्स कहाँ मिलेगा भैया हमको, इट इज मिलेगा हमको log बेस 2। अब न्यूमरेटर में तो 4 एज इट इज, और डिनोमिनेटर में हमको क्या लेना पड़ेगा भाई, मिनिमम वैल्यू है ना, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज 2, ठीक है। सो यानी कि fx की अगर हम लोग बात करें fx मिनिमम की, सो ये कितना हो जाएगा भैया, log बेस 2, और इट इज 2 दूनी 4 और 2/√2 कितना हो जाएगा, √2, ठीक है। और सही मायने में √2 को भी हम लोग फर्दर कैसे लिख सकते हैं बच्चों, इट इज 2 की पावर हाफ। तो यानी कि टेक्निकली अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो fx मिन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इट इज हाफ आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 दूनी 4, तो fx मैक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इट इज log बेस 2 to 1, सो fx मैक्स 1। तो रेंज ऑफ fx कितना हो जाएगा भैया, रेंज ऑफ fx कितना हो जाएगा भैया, इट इज हाफ से 1 तक, ठीक है। सो हाफ से 1 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो ये मैंने आपको थोड़ा सा समझाने के लिए, है ना, आपको पता ही है कि मैं ये बात हमेशा कहता हूँ कि मुझे आपको समझाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लेना पड़ता है, क्योंकि मैं एक भी स्टेप स्किप नहीं कर सकता, मुझे आपको हर बात बतानी ही पड़ेगी। बट आप मुझसे कई गुना ज़्यादा तेज सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको पता है कि यार, क्योंकि आपको किसी को समझाना नहीं है ना, तो आप स्किप कर सकते हैं उन स्टेप्स को जो आपको अच्छे से आते हैं, ठीक है ना, और आप डायरेक्टली लॉजिक के हिसाब से क्वेश्चन में सॉल्यूशन पे प्रोसीड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक सभी बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा, और हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे हम लोग बात करेंगे एक छोटा सा टॉपिक है ना, सिग्नम फंक्शन और
लीस्ट इंटीजर फंक्शन का एक लेक्चर करने के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास का थोड़ा सा फंक्शन है ना, 1 एंड ऑन टू फंक्शन, ठीक है ना, क्लास 12th का फंक्शन, ठीक है। सो फंक्शन आपको बताइए बहुत बड़ा चैप्टर है, अभी तक हम लोग ये 9वां लेक्चर कर रहे हैं और मैंने आपको बताया कि 15-16 लेक्चर्स पे जाके ख़त्म होगा। तो फंक्शन एकमात्र इतना बड़ा चैप्टर है, बाकी सब छोटे हैं, बाकी सब 10-10 लेक्चर में, 8-8 लेक्चर में, 7-7 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, बट एक पर्टिकुलरली बहुत बड़ा सा चैप्टर है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। तो सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन गुड बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।